Hello students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So students, जैसा कि हमने अभी इसके पहले ये जो चैप्टर है क्लास 7 का साइंस की बुक का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर रखा है और उसमें हमने जाना था ये सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में, फिर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो देखा था और साथ ही साथ हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी जाना था। कुछ ये जो टर्म्स थे सेल के बारे में इसे भी स्टडी किया था। फिर ये सब पढ़ते हुए हमने लास्टली जो कवर किया था वो यहाँ तक हमने किया था। अब हम आगे एक्टिविटी 1.1 से आगे बढ़ेंगे और उससे पहले जो बूझो जो है ना, वो जो कुछ क्वेश्चन कर रहा है उसको देख लेते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। तो बूझो कहता है कि बूझो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो whether these leaves also carry out photosynthesis। तो देखिए बूझो क्या है कि जानना चाहता है कि क्या हर पत्ते ग्रीन ही होते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल जहाँ होगा ऑब्वियसली क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट है तो वो ग्रीन करेगा। और हमने ये भी देखा क्लोरोफिल ना हो तो आपके पत्तों में खाना बनेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है। तो क्या अगर पत्ते का कलर ग्रीन नहीं है तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें ग्रीन कलर करने के लिए तो क्लोरोफिल होना चाहिए ना, लेकिन आपका पत्ता तो रेड है तो उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? तो ऐसे चीज़ें उसकी दुविधा है उसके मन में, वो हम अभी क्लियर करेंगे एक्टिविटी देखकर। देखिए एक्टिविटी में बोला गया है कि 2 पॉटेड प्लांट लेना है, यानी कि गमले में 2 लगाए हुए पौधे लेने हैं जो कि एक जैसे ही होने चाहिए, सेम काइंड के। एक को क्या करना है, डार्क या फिर किसी ब्लैक बॉक्स में रख देना है 72 घंटे के लिए और दूसरे को सनलाइट में रखना है, ठीक है ना। 2 गमले वाले पौधे लिए, दोनों एक जैसे थे, दोनों में से एक को डार्क रूम में रखना है, फिर दूसरे को सनलाइट में रखना है 72 घंटे यानी 72 आवर्स के लिए। फिर कहा जा रहा है कि उनके पत्तियों पर आयोडीन का टेस्ट करें, जो कि क्लास 6 में आपने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट आएगा जो आपने आयोडीन टेस्ट किया उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अब क्या करना है, जो लीव जो पॉट था जो कि ऑलरेडी डार्क में था उसे क्या करिए, अब फिर से 3 से 4 दिन के लिए धूप में ले आइए, है ना, और फिर आयोडीन टेस्ट कीजिए उसके पत्तों पे। फिर से आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि जो चीज़ें ये आपके पत्ते दूसरे कलर के होते हैं उसमें यही देखने को मिलेगा कि नहीं भाई उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है एंड उसमें भी क्लोरोफिल होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो दूसरे कलर के पत्ते होते हैं उनमें क्लोरोफिल ना मौजूद हो, ऐसी बात नहीं है, उनमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है और कुछ अलग अमाउंट के पिगमेंट होते हैं, है ना, कुछ अलग पिगमेंट्स होते हैं जो कि उनका कलर ग्रीन से अलग कर देते हैं। जैसे कि लिखा भी है कि द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। मास्क मतलब एक लेयर चढ़ा देना, यानी कि क्लोरोफिल तो है ही हर पत्ते में, लेकिन कुछ अलग पिगमेंट जो अलग कलर को बियर करते हैं, कलर लिए रहते हैं, वो उन पे हैवी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पत्ता जो है वॉयलेट दिख रहा है तो हो सकता है इस पत्ते के अंदर वॉयलेट पिगमेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हो और क्लोरोफिल कम अमाउंट में हो। इस वजह से जो वॉयलेट कलर का पिगमेंट है वो मास्क कर देगा ग्रीन कलर के पिगमेंट को जो कि क्लोरोफिल है। तो इस तरीके से उनका पत्ता जो है डिफरेंट कलर का हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक और चीज़ बताई जा रही है अलगी, इसको हम अलगी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि जो अलगी है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है कि आपने अक्सर ग्रीन पैचेस देखे होंगे, है ना, छोटे छोटे ग्रीन हरे हरे धब्बे देखे होंगे पॉन्ड्स में, पॉन्ड्स तालाब में, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज यानी कि स्थिर पानी जो होता है ना, उसमें जलाशयों में आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने दाने जैसे ग्रीन कलर के चीज़ देखी होगी, पत्ती जैसी, है ना। तो आखिर वो क्या होती है, वो भी उसमें भी क्लोरोफिल होता है और उसे हम एल्गी बोलते हैं, ठीक है। जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। एल्गी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन कलर? आपको क्या पता है क्या कि वो ग्रीन क्यों होता है? जाहिर सी बात है उसमें भी क्लोरोफिल है, इस वजह से वो ग्रीन होता है, ठीक है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए भले वो बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसके बावजूद भी उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, है ना, कि किस तरीके से
जो प्लांट फूड है कार्बोहाइड्रेट के अलावा वो कैसे सिंथेसिस किया जाता है, बनाया जाता है पौधों में, वो देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि यू जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आपको पता चल गया है कि आपने जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया तो आउटपुट में, रिजल्ट में आपको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला और वाटर मिला। अब बात की जा रही है कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बहुत अच्छी बात है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। यानी कि ये जो चीज़ें हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के अंदर, वो क्या करती हैं, अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कि प्रोटीन एंड फैट्स हैं उनको सिंथेसाइज करने में मदद करती हैं। आगे कहता है कि बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब बात ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रोटीन जो होते हैं ना वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अब पूछा जा रहा है कि आखिर ये नाइट्रोजन आता कहाँ से होगा। तो मैं बता दूं तो नाइट्रोजन एक तो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है और कुछ नाइट्रोजन जो होती है मिट्टी में भी होती है। अब देखिए, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। देखिए लिख ही दिया यहाँ पे, बहुत प्रचुर मात्रा में एयर में मौजूद है नाइट्रोजन। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। देखिए बात ये है कि ये जो प्लांट है हमारे वो डायरेक्ट फॉर्म में मतलब हवा से ऐसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा पत्ता जो है स्टोमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा नहीं होगा। मतलब उसके कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है हमारी पत्तियाँ पौधों की। तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पता चल रही है कि देखिए नाइट्रोजन को तो हमारे पत्ते डायरेक्ट ले नहीं सकते। तो जो मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर कुछ निश्चित रूप से कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ विशेष बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, ताकि पौधे जो हैं नाइट्रोजन का यूज़ कर पाए। तो ये जो सर्टेन बैक्टीरिया हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं इसमें। दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। और जब ये नाइट्रोजनस गैस में तब्दील हो जाता है ना, कौन, बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको हमारे जो रूट हैं वो मिट्टी से सक कर लेते हैं पानी के साथ साथ। जब रूट जो है मिट्टी से पानी खींच रहा होता है उसी दौरान जो बैक्टीरियाज ने काम कर रखा है, बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना रखा है, वो भी पानी के साथ साथ सक हो जाता है और हमारे पौधों में यूज़ किया जाता है। आगे है कि ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने ये भी देखा होगा, आपने सुना होगा कि खेतों में खाद डलती है, नाइट्रोजन डलता है, नाइट्रोजन के रूप में यूरिया वगैरह डाली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिट्टी में इन नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाया जाने के लिए करा जाता है, ताकि जो पौधे को जो डिमांड है नाइट्रोजन की या फिर और किसी अलग मिनरल्स की, तो वो पूरी की जा सके। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। और इस तरीके से वो प्रोटीन और विटामिन प्लांट बना सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका मतलब क्या है कि अभी तो हमने देख लिए कि कौन कौन से न्यूट्रिशंस थे प्लांट्स के, अब कुछ और जो न्यूट्रिशन है उनको भी जान लेते हैं। लिखा है देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब देखिए, अब बात ये आ गई, अभी तक हम ये समझ रहे थे हर एक प्लांट में क्लोरोफिल होता है। अब बात ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है, कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, और वो यहाँ तक वो अपना भोजन भी नहीं बना पाते हैं। तो चलिए वो कौन कौन से चीज़ें हैं, वो कौन कौन से जानवर हैं, या फिर कह लीजिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो अब बोला जा रहा है कि जब वो क्लोरोफिल उनके अंदर नहीं है और ना ही वो खाना बना पा रहे हैं, जाहिर सी बात है जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो एनर्जी नहीं लेंगे सनलाइट से, और जो सनलाइट एनर्जी नहीं लेंगे तो वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे खाने को। तो बात ये आती है कि हाउ डू दे सर्वाइव। अब वो अपने आप को जीवित कैसे रखेंगे पौधे, एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। अब उनको पोषक तत्व मिलेगा कहाँ से। तो लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। तो जैसा कि इंसान और जो जानवर हैं, हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए, वैसे ही कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना तो बना नहीं सकते, दूसरों पे निर्भर रहते हैं,
जो कि उन्हें बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हमने पहले पढ़ रखा है इसके बारे में। चलिए, डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्वेनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। फिगर 1.5 को रेफर किया जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और आपको बोला जा रहा है इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, और क्या आपको ऐसे येलो येलो स्ट्रक्चर्स वाले कुछ दिख रहे हैं जो कि ऑलरेडी ट्विस्ट करके पेड़ पे चढ़े हुए हैं, पत्तियों में उलझे हुए हैं, टहनियों में उलझे हुए हैं। तो जी हाँ, आपको तो दिख ही रहा होगा। तो उसे क्या कहा जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कैस्कुटा, जिसे हम अमर बेल हिंदी में भी बोलते हैं। तो ये जो कैस्कुटा प्लांट है, ये क्या भला है भाई? तो इसके बारे में बोला जा रहा है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। अच्छा जी, तो ये हैं जिनके में क्लोरोफिल होता ही नहीं है। ठीक है जी, जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो आखिर इन्होंने अपना भरण पोषण, अपना पेट पूजा कैसे कर देंगे? तो ये जो हैं, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ओके, तो ये क्या हैं? गेस्ट हैं। जैसे हमारे घरों में गेस्ट आते हैं तो वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि जो घर के होस्ट हैं, जिनके आश्रय में रहने आए हैं, वो खाना बना के देंगे तो ही खाएंगे, सब कुछ उनकी मतलब भरपूर खातिरदारी की जाएगी। वैसे ही हैं ये कैस्कुटा। तो जो कैस्कुटा है वो जो कि अमर बेल है, जिस पेड़ पे रहता है उससे ही अपना भोजन प्राप्त करता है। तो क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो खाना कैसे बनाएगा? तो इट टेक्स रेडीमेड फूड, वो रेडीमेड फूड जो होता है, जो बड़े वाले प्लांट जिस पे वो निर्भर है, उससे अपना खाना लेता है। और द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। ये मैंने पहले बता रखा है, उसे हम होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, है ना, कैस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो देखिए भाई, एक नया ऑर्गेनिज्म निकल कर सामने आया, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। तो डेफिनेशन में अगर पूछा जाए व्हाट आर पैरासाइट्स, सो वी कैन से दैट पैरासाइट्स आर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिसाइड ऑन अनदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो ऐसा है कि पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पे निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। तो बोला जा रहा है, क्या हम और दूसरे जो जानवर हैं, क्या हम भी पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपको ये डिस्कस खुद से ही करनी है, वैसे हम भी पैरासाइट में ही कंसिडर किए जाएंगे। पहली wants to know whether mosquitoes, bedbug, lice and leeches that sucks our blood are also parasite. जी हाँ, आगे देखते हैं। Have you seen or heard of plants that can eat animals? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं? अभी तक तो आप यही समझ रहे थे ना कि कुछ तो अपना ही खाना बना रहे हैं। इधर देखो कि ये खाना बनाने की जगह कीड़ों को ही खा जा रहे हैं, यानी कि ये भी एक तरीके से कैसे कह लो कार्निवोरस बन रहे हैं। चलो देख लेते हैं इनके बारे में भी। देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। अब ऐसे भी कुछ पौधे हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को हाथ में मतलब इनगल्फ कर सकते हैं और मतलब निगल सकते हैं और अब पचा भी सकते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये थोड़ा आश्चर्यजनक नहीं लग रहा क्या? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। तो वैसे जो प्लांट होंगे ना, हो सकते हैं थोड़े ग्रीन भी हो या फिर दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट्स इन फिगर 1.6। इस फिगर में देखो, यही है पीचर प्लांट। ठीक है, तो द पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair which are directed to downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insects get entangled into the hair. तो कहा जा रहा है कि इनकी जो स्ट्रक्चर उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर इनके फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ढक्कन, लीड मतलब ढक्कन को कहते हैं लीड। तो जैसे ये इनकी पत्तियाँ कुछ ऐसे टाइप की होती हैं, इस पर लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही इस पर कुछ कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इंसेक्ट जब लैंड करता है इस पर, तो ये लीड जो होती है क्लोज हो जाती है और जो इंसेक्ट होते हैं उनके हेयर में, यानी कि इसके जो हेयर हैं यहाँ पे पौधे में, प्लांट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें वो कीड़े जो हैं उलझ के रह जाते हैं और इस तरीके से वो इंसेक्ट ट्रैप्ड हो जाता है और हेयर में उलझने के बाद उसको जो ये पौधा है वो इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। और इस तरीके से इंसेक्ट ट्रैप्ड हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पीचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट्स का मतलब
इंसेक्ट के खाने पे रहते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। और उनको पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे पाचन सिस्टम में होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे भी जूसेस सिक्रेट होते हैं जो कि खाने को हमारा पचाता है, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। चलिए, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? कि क्या ये पॉसिबल है कि वैसे प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या वैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं पाते हैं क्या जो कि उनको ज़रूरत है मिट्टी से, है ना? तो इसके बारे में आप खुद ही डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। वैसे बूझो क्या बोलता है वो देख लेते हैं। बूझो इज कन्फ्यूज्ड। इफ द पीचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? अब ये जाना चाह रहा है यार, एक तो बात ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो ही रहा होगा, तो ये दूसरे जानवरों को क्यों खा रहा है ना? चलो आगे देखते हैं। सेप्रोट्रॉप्स के बारे में जान लेते हैं। तो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल शॉप। आपने वेजिटेबल मार्केट में मशरूम के पैकेट बेचते हुए देखे होंगे उनको। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब चलो इन मशरूम के बारे में जानते हैं कि आखिर ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं और किस तरीके से वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, Bucho wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by synthesis. तो अब जो ये आपके जैसे मशरूम लाइक स्ट्रक्चर वाले जो प्लांट्स हैं उनमें तो ना ही पत्तियां होती हैं, ना वो ग्रीन होती हैं, ना ही वो क्लोरोफिल उनके में होते होंगे। तो उनका क्या मुंह होता है क्या हमारे इंसानों जैसे, जानवरों जैसा, कि वो खाने को निगल जाते हैं या फिर अपना मतलब अपना खाना खुद ही बना लेते हैं? कैसे, क्या होता है? तो एक्टिविटी के ज़रिए जानेंगे। अब लिखा है कि टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। चलो एक ब्रेड का टुकड़ा ले लो और उसे थोड़ा मॉइस्ट करके पानी से रख दो। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। ऐसा कर देते हैं आप, 2 से 3 दिन रख देते हैं उसको मॉइस्ट प्लेस में। अनटिल फ्लफी पैचेज अपीयर ऑन देम, तब तक रखें तब तक उस पर कुछ धब्बे ना आ जाए, है ना, गद्देदार। वॉट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेज? आपने देखा होगा कि इसके कलर जो होंगे वाइट कलर के पैचेज होंगे, धब्बे होंगे, वाइट कलर के नहीं होते हैं, ये ग्रीन ही होते हैं। अब अगर गौर से देखोगे तो वो ग्रीन दिखेंगे। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो इसको आप अच्छे से कलर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड बोर्ड। तो जो ब्रेड है उसके ऊपर आपको धागे जैसा, धागे नुमा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे। चलिए, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। और ये जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इन्हें ही हम बोलते हैं फंगी, है ना। फंगस उसका सिंगुलर वर्ड है, तो इस पर आप फंगी देखेंगे उस पर। ठीक है, आगे देखिए। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वो थोड़ा अलग ही होता है। अभी तक हमने पैरासाइट पढ़ लिया, है ना। अब हम सेप्रोट्रॉप्स पढ़ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, सेप्रोट्रॉप और पैरासाइट बिल्कुल अलग अलग है। पैरासाइट में वो प्लांट के ऊपर रहते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन मिले, और सेप्रोट्रॉप क्या होता है वो देख लीजिए अब। तो इनका जो न्यूट्रिशन है ना, ये क्या करते हैं कि दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। जैसा कि आपको एक्टिविटी में बोला गया था कि ब्रेड को थोड़े दिन के लिए मॉइस्ट करके रख दीजिए, यानी कि वो सड़ना शुरू हो जाएगा। जब वो सड़ना शुरू हो जाएगा तो उसके ऊपर फंगस लग जाएगा, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो फंगस है ना, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स अपनी कहाँ से लेता है, उन्हीं डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट से। जैसे कि अब ब्रेड तो सड़ना शुरू हो गया था तो ये डेड हो गया और डिके कर रहा है, तो यहाँ से ये अपना न्यूट्रिएंट्स को सक करता है। कौन? फंगस। तो इन सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग टाइप का न्यूट्रिशन मोड है जो कि हम देख पा रहे हैं, जिसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है। इसे हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर रहते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, leather, cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time। मतलब फंगी के बारे में बताया जा रहा है ये कहाँ कहाँ पैदा हो सकते हैं। तो ये अचारों में लग जाती हैं। कहते हैं ना, फंगी को हिंदी में हम लोग हम बोलते हैं फुफुंदी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके लैंग्वेज में बोला जाता है इसकी भाषा में। तो जो फुफुंदी होती है या फिर फंगी जो होती है
वो पिकल्स पे, अचारों में लग जाती है। लेदर वाले कुछ आइटम्स हैं आपके, उस पे लग जाएंगे, बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह पे, क्लॉथ्स पे, कपड़ों पे लग जाएंगे अगर उन्हें ज़्यादा दिन तक ह्यूमिड वाले एरिया में छोड़ दिया जाए इसलिए। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा रेनी सीजन में आपको दिखेगा ये सब, मतलब बदबू आती है, स्मेल आती है कपड़ों से, या फिर कुछ लेदर वाले आइटम्स रखेंगे उस पर भी ग्रीन ग्रीन पैचेज धब्बे आते हैं, तो वो कुछ नहीं, फंगस ही है, क्योंकि ह्यूमिड ज़्यादा हो गई है उस वजह से फंगस लग गया है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे देखते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड। अब देखिए बताया जा रहा है कि कैसे आखिर में फंगस लगता है किसी चीज़ पे। तो बोला जा रहा है कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना, जो फंगस वाले स्पोर्स, यानी कि आप कह लो स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर है ना, धागे जैसा, धागे नुमा स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल, जो आंखों से हमें नहीं दिख रहा है, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जब वो वेट, गीले और गर्म स्थानों पे जब वो गिरते हैं, लैंड करते हैं, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या आप सोच सकते हो कि हम उनको कैसे बचा सकते हैं? जाहिर सी बात है, आप उनको थोड़ा चीज़ों को सुखा कर रखें, ड्राई करके रखें सारी चीज़ों को, जो कि मॉइस्ट हो जा रहे हैं, ह्यूमिड मौसम है तो आप उसको ड्राई करें रेगुलरली, तो वो ये चीज़ें, ये नौबत नहीं आएगी। अब चलिए एक और चीज़ जानते हैं, सिम्बायोसिस क्या होता है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। अभी तक हम जान रहे थे सिंगल सिंगल, पहले था पैरासाइट, इसमें आपका कहते हैं न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड था। अब आ रहा है हमने ये भी पढ़ा सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स में न्यूट्रिशन जो था कुछ अलग तरीके से था, जैसे वो डेड एंड डिकेइंग और पार्ट्स पे था। और अब हमें मिल रहा है कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और साथ ही साथ अपना जो न्यूट्रिएंट है उसको शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए यहाँ पे आप कहते हैं ना पारस्परिक संबंध है, तो वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जो फंगस है जिस प्लांट में रह रहा है, तो उससे उसको क्या मिलते हैं, जैसे कि द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। फंगस को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जरूरी, वो उसको प्लांट देता है, और बदले में जो फंगस है वो पानी और कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से पारस्परिक संबंध बना रहता है और सिम्बायोसिस प्रोसेस इसी को बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, जो आपने इसको काई बोलते हैं, जो बारिश के दिनों में अक्सर आपको जो फिसलन वाले एरियाज होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस दिखते हैं, उन्हें लाइकेन्स बोलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, ये भी ग्रीन क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें क्लोरोफिल है, विच इज एन अल्गा। एल्गा उसका सिंगुलर फॉर्म हो गया है ना, एल्गी का। एंड ए फंगस, फंगस फिर से सिंगुलर फॉर्म हो गया फंगी का, लिव टुगेदर। तो मतलब ये जो लाइकेन है ये और कुछ नहीं, अल्गा एंड फंगस जब एक साथ रहते हैं तो लाइकेन कहलाता है। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द अल्गा एंड इन रिटर्न द अल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। ये आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला टॉपिक 1.5, जो कि है हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो चलिए अब ये बताना चाह रहा है कि जो मिट्टी से हम न्यूट्रिएंट्स सक करते हैं, सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स सक करके प्लांट तक पहुंचाते हैं, प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है जो कि लीव है वहाँ तक पहुँचाते हैं, वो जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने मिट्टी से सक किए हैं वो कैसे रिप्लेनिश्ड होती है, यानी कि उसकी पूर्ति की जाती है, कैसे उसको भरपूर दिया जाएगा, मिट्टी से जो आपने लिया है उसको कैसे प्रदान किया जाए फिर से मिट्टी को, तो वो खाना पूर्ति कैसे की जाएगी वो पढ़ लेते हैं इसमें। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन और पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी फार्मर्स वगैरह को खेतों में मैन्योर, खाद वगैरह, फर्टिलाइजर्स डालते हुए देखा है, या फिर कभी गार्डनर्स को देखा होगा कि वो बागों बगीचों में और गमलों में ये सब चीज़ें डाल रहे हैं, आपने देखा है क्या? डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या आप जानते हो ऐसा क्यों किया जा रहा है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने तो देख ही रखा है कि प्लांट जो हैं ऑब्वियसली जो मिट्टी से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं और मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। जाहिर सी बात है कि जब आप उसका हनन कर रहे हैं, है ना, उसको यूज़ किए जा रहे हैं, इन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी डिक्लिनेशन होगी, यानी कि वो डिक्लाइन करता जाएगा, उसकी कमी होने लगेगी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की। तब क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एटसेट्रा,
तो जो फर्टिलाइजर्स जो खेतों में डाला जाता है, जो मैन्योर जो होता है, खाद जो होते हैं, जो मिट्टियों में डाला जाता है खेतों में, उनमें होता क्या एक्चुअल में कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने सक किए हैं पौधों के भोजन बनाने में, तो वो सारी चीज़ें मैनुअली हम डालते हैं अपने हाथों के द्वारा, अपने मशीन के द्वारा जिस छिड़काव करते हैं। तो उन सारे फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में होता क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा होती है, पोटेशियम, फास्फोरस, इन सभी की मात्रा भरपूर मात्रा में दी जाती है और राइट क्वांटिटी में। ये खेती बाड़ी वाले जो किसान होते हैं वो समझते हैं कि कितना छिड़काव करना है ताकि जो मिट्टी में से चीज़ें ली गई हैं उतना पूरा किया जा सके। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। जाहिर सी बात है, अगर आप टाइम टू टाइम मिट्टी से जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो आप ले रहे हो प्लांट्स के लिए, तो आपको टाइम टू टाइम उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, बैलेंस भी करना पड़ेगा। और इसी वजह से फर्टिलाइजर्स और मैन्योर अक्सर आपको टाइम टू टाइम खेतों में देना भी पड़ता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो हम जब न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें चाहिए हमारे पौधों में, उसकी अगर हमें ज़रूरत है, मतलब अगर हमें पौधों की ज़रूरत है, पौधों से हमें भोजन लेने की ज़रूरत है, तो हमें ये भी ज़रूरत है कि हम मिट्टी में टाइम टू टाइम छिड़काव करके फर्टिलाइजर मैन्योर्स का हम जो भी न्यूट्रिएंट्स चेक कर रहे हैं उसको वहाँ पे पूर्ति की जाए, उसकी भरपूर्ति की जाए। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. तो ये भी बोला जा रहा है कि जो यूजुअली सामान्यतः जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही भारी मात्रा में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और जो सॉइल होता है इस वजह से डेफिशिएंट हो जाता है नाइट्रोजन में, यानी कि नाइट्रोजन की कमी आ जा रही है मिट्टी में। तो आपने ये भी पढ़ा है कि नाइट्रोजन गैस जो होता है बहुत भरपूर मात्रा में, प्लेंटी मतलब भरपूर मात्रा में एयर में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा प्लांट है वो असक्षम है, सक्षम नहीं है कि वो उस नाइट्रोजन को उस वे में ले सके, जिस तरीके से अवेलेबल है हमारे एयर में वैसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म, उसको ऐसे फॉर्म में चाहिए जो कि सॉल्युबल हो, जो कि एब्जॉर्ब होके ईजिली हमारे प्लांट तक पहुंच जाए। तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान से समझिएगा कि जब नाइट्रोजन हमारे अंदर, हमारे पौधों के अंदर नहीं जा पा रहा है डायरेक्टली प्लांट्स के जरिए, लीव्स के जरिए, तो कौन है जो कि हेल्प करेगा? तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि मिट्टी में है ना, जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एक तरीके से ये कह लीजिए कि हमारा नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब ये भी दिक्कत है, राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बनाता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। लेग्यूम्स मतलब होता है दलहन, यानी कि दाल वाले जो पौधे होते हैं उनको लेग्यूम्स बोलते हैं कंबाइनली। तो बोला जा रहा है कि जो ये राइजोबियम अक्सर हर जगह नहीं रहता है, वो अपना खाना खुद बनाता नहीं है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो वो कहाँ पाया जाता है? तो वो अक्सर इन दलहन वाले जो पौधे हैं, है ना, चना दाल, मूंग दाल, बीन्स, ये सब जो लेग्यूम्स दलहन वाले पौधे हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि यूज हो जाता है। In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. और इस तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में symbiotic relationship होता है, जो कि हमने पढ़ रखा है। शेल्टर और न्यूट्रिशन का जो शेयरिंग होता है दो के बीच में, वो होता है symbiotic relationship। तो इस तरीके से आप जान पाए हैं कि राइजोबियम क्या है। एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि दलहन वाले पौधों के जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है ताकि वो यूजेबल फॉर्म में आ सके। This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. तो ये इसकी वजह से, इस राइजोबियम की वजह से खेतों में जो किसान होते हैं उनको ये बहुत सहूलियत होती है, हेल्प मिलती है कि वो ज़्यादातर अपना पैसा ना खर्च कर पाएँ फर्टिलाइजर्स पे, क्योंकि राइजोबियम में ही सारा काम कर देता है। ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक्स। इस चैप्टर में हमने ये देखा है ना कि किस तरीके से कुछ ही प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। ये सारा कुछ हमने टॉपिक पढ़ लिया है। और दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स
फॉर फूड, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो सारे जानवर हैं और उनको हम हेट्रोट्रॉप्स में कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो सब कोई डिपेंड करता है प्लांट्स पे और दूसरे जानवरों पे जो भोजन के लिए। कैन वी सी दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। तो लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि जो आपके पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स हैं, कौन, जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट था, क्या वो हेट्रोट्रॉप है कि पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जो भी कीवर्ड्स हैं उसको जरूर अपने नोट्स में लिखें, और फिर भी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने नोट्स बनाने में कोई ऐसे दिक्कत आ रही है या फिर कोई डेफिनेशन आपको समझ नहीं आया, तो मैं उसको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो सही लगी है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।